सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं। सर पहले सबसे पहले टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, क्या टेस्ट हुआ था हमारा, उसके आंसर्स पूरे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यूज था। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी अप्लाइज टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, to the creditors of the company, to the owners, shareholder of the company, to the bankers of the company। सर इसका आंसर था सी। लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो होता है वो शेयर होल्डर्स पे, ओनर्स पे, मेंबर्स पे अप्लाई होता है। ठीक है ना। शेयर होल्डर लाइबिलिटी लिमिटेड टू अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, जिसमें शेयर जब कंपनी के एसेट, जब कंपनी को लिक्विडेट किया जाए, जब कंपनी अपने डेट्स पूरे नहीं कर सके, व्हेन अ कंपनी इज अनेबल टू पे डेट इट विल बी फोर्स इनटू लिक्विडेशन। फिर उसके एसेट सेल किए जाएंगे। एसेट सेल करने के बाद अगर कोई कुछ लाइबिलिटी बच जाएगी, एसेट सेल करके जो पैसे आएंगे उसमें लाइबिलिटी सेटल की जाएगी। उसके बाद भी अगर कोई लाइबिलिटी बच जाएगी तो उसमें शेयर होल्डर की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। उन लाइबिलिटी को सेट करें, शेयर होल्डर घर से पैसे नहीं देगा। शेयर होल्डर की लाइबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड है? सर शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड है उसकी अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, और उसकी इन्वेस्टमेंट क्या है? सर जितने उसने शेयर के पैसे दिए हैं। ठीक है ना। तो लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है शेयर होल्डर पे, डायरेक्टर पे नहीं होता, क्रेडिटर पे नहीं होता, बैंकर पे नहीं होता। ठीक है ना। सर द डायरेक्टर्स नंबर टू एमसीक्यूज, द डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी प्रोवाइडेड डेट दे एक्ट विद इन देयर पावर्स। बिल्कुल। दे विल बी personally liable, number A, they will be personally liable for the debts of the company. They will not be personally liable for the debts of the company. They along with the they along with the shareholder will be personally liable for the debts of the company. They along with the other officer of the company will personally liable for the debts of the company। सर ये एमसीक्यू तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है। द डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के बिहाफ पे काम करते हैं और प्रोवाइडेड एक विद दी। तो इसका आंसर होगा बी के भाई वो पर्सनली लायबल नहीं होंगे कर्जों के लिए, कंपनी के कर्जों के लिए, अगर वो सर अपने पावर्स में रह के काम कर रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद सर हम which of the following which of the following right a company cannot have? ठीक है। right to own immutable property, right to vote in the general election of the state, right to sue in its own name। भाई कौन सा राइट जो है वो कंपनी के पास नहीं होता है? ठीक है ना। भाई कौन सा कंपनी के पास राइट नहीं होता है? सर कंपनी के पास जो राइट नहीं होता वो बी नहीं होता है। वो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन तो है लेकिन इलेक्शन में वोट नहीं कर सकता। The effect of separate legal personality. The effect of separate legal personality is best described by separation of ownership and control of business, limited liability of the owners, perpetual succession of the entity। सर इसका डी होगा all of the above। ये तीनों बातें आ जाएंगी। ठीक है ना। ये consequences of separate legal personality। Which of the following is not a consequences of Pakistan Transport Limited being a separate legal entity? कौन सा consequences नहीं है इन चार में से? The shareholder of PTL are liable for the company's debts. PTL can enter into the contracts in its own business, in its own name. PTL own property in its own name. PTL has perpetual succession। सर इनमें से कौन सा है जो कि consequences नहीं है? कौन सा है जिस इसके अंदर कोई consequence नहीं है? सर द शेयर होल्डर्स ऑफ पीटीएल आर लाइबल फॉर कंपनी। शेयर होल्डर लाइबल नहीं है। ठीक है ना। शेयर होल्डर लाइबल है। सर ये जो है ना ये कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं नीचे आ जाऊं सर, अगर मैं नीचे आ जाऊं, अबू बकर लिमिटेड होल्ड्स मोर देन 50% वोटिंग सिक्योरिटीज ऑफ उमर पीएलसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इंडिया। ठीक है। सर इसके अंदर क्या है? उमर पीएलसी इज नॉट ए सब्सिडी कंपनी ऑफ अबू बकर लिमिटेड बिकॉज इट इज नॉट ए कंपनी एज इट डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ द कंपनी। इसके अंदर क्या रहा है कि भाई अबू बकर एक पाकिस्तानी कंपनी है। ठीक है ना। जिसके 50, जिसने क्या किया है 50% से ज्यादा सिक्योरिटीज खरीदी हैं, परचेज की हैं उमर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। वो कंपनी इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई। इट मींस उमर पब्लिक लिमिटेड कंपनी बिकम्स दी बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है ना। अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। तो सर उमर, अब ऑप्शन ए क्या कह रहा है? उमर पीएलसी is not a subsidiary of Abu Bakr Limited because it is not a company as it does not meet the definition of the company। बी क्या कह रहा है? उमर पीएलसी द सब्सिडी कंपनी अबू बकर
because AL holds more than 50% of Umar PLC voting securities. Umar PLC is not a subsidiary of Abubakar Limited because it does not simultaneously hold the right to appoint majority of directors. None of the above arguments are appropriate. तो इसका आंसर बी होगा कि भाईजान होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन में ये नहीं कहा गया कि आपको पाकिस्तान की किसी कंपनी के 50% होने चाहिए। दुनिया में किसी भी कंपनी के अंदर जो उस रिलेवेंट लॉ के हिसाब से, जो उस कंट्री के रिलेवेंट कंपनी लॉ के हिसाब से अगर रजिस्टर्ड है, अगर उसके 50% शेयर आपके पास हैं, 50% से ज्यादा, तो सर आप उसके सर होल्डिंग कंपनी बन जाते हैं। अब ए के अंदर तो आ रहा था कि सब्सिडी नहीं है, बिल्कुल क्यों नहीं है सब्सिडी? सब्सिडी है, सब्सिडी की डेफिनेशन मीट कर दी है। सब्सिडी की डेफिनेशन में ये तो नहीं लिखा हुआ ना, या होल्डिंग की डेफिनेशन में कि सर आपकी ये पाकिस्तान से बाहर की कंपनी नहीं होनी चाहिए। भाई भले पाकिस्तान से बाहर की कंपनी हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो गई, इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है मतलब बॉडी कॉर्पोरेट हो गई, तो बॉडी कॉर्पोरेट है तो सर हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होती है। तो सर अगर मैंने उसके 50% ज्यादा शेयर खरीद लिए तो वो मेरी होल्डिंग कंपनी बन गई, सब्सिडी कंपनी बन गई। सब्सिडी कंपनी बनने के लिए दो में से एक रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। दो रिक्वायरमेंट है। पहली कौन सी रिक्वायरमेंट? अगर मैंने उस कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग शेयर, मोर देन 50% ऑफ वोटिंग शेयर, सर वोटिंग सिक्योरिटीज, वो सिक्योरिटीज जिनसे वोट करने का राइट मिल जाए, अगर मैंने परचेज कर ली तो सर मैं उसकी होल्डिंग कंपनी बन गई। या दूसरी कंडीशन, या मैं उसके मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल कर सकूं, तो सर मैं उसकी होल्डिंग कंपनी बन गई। ठीक है। सी पॉइंट में आ रहा है कि भाई दोनों कंडीशन मीट नहीं की। भाई दोनों कंडीशन साथ मीट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक मीट करो, आप होल्डिंग कंपनी बन जाओगे। इस वजह से बी होगा। सर एमसीक्यू नंबर 7 पे आ जाते हैं। होल्डिंग कंपनी इज द वन व्हिच होल्ड्स मोर देन 50% इन वोटिंग सिक्योरिटी ऑफ अदर कंपनी। ठीक है, होल्डिंग कंपनी वो है जो कि आपकी मोर देन 50% सिक्योरिटी ऑफ अदर कंपनी परचेज कर ले। मोर देन 50% विथ ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ द कंपनी, या तो मोर देन 50% ऑर्डिनरी शेयर्स खरीद ले। सी मोर देन 50% द प्रेफरेंस शेयर ऑफ द कंपनी, या प्रेफरेंस शेयर में से 50% खरीद ले। अब एक बात बताओ, क्या प्रेफरेंस शेयर खरीदने से मुझे वोट देने का पावर आता है? नहीं सर, प्रेफरेंस शेयर खरीदने से वोट करने का पावर नहीं आता। क्या ऑर्डिनरी शेयर खरीदने से मुझे वोट करने का पावर आता है? बिल्कुल सर, ऑर्डिनरी शेयर खरीदने से आपके पास दो पावर आ जाते हैं। आप राइट टू रिसीव डिविडेंड भी कर सकते हैं, आप राइट टू अटेंड एंड वोट एट जनरल मीटिंग भी कर सकते हैं। तो ऑर्डिनरी शेयर इज बेसिकली दी वोटिंग सिक्योरिटी। तो इसका आंसर क्या होगा? सर डी होगा, बोथ ए एंड बी। उसके बाद आगे आते हैं। Under the provision of the Companies Act 2017, describe how a person may become a member of the company. कैसे बन सकता है सर मेंबर? सर मेंबर बनने के लिए सबसे पहले मेंबर की डेफिनेशन पूछ रहा है। जिस बंदे ने शेयर खरीदा वो मेंबर, जिस बंदे ने गारंटी दी वो मेंबर, जिसका नाम मेंबर रजिस्टर में आ रहा है वो मेंबर, जिसका नाम एमओए के सब्सक्रिप्शन क्लॉज में आ रहा है सर वो मेंबर, जिसने कहा मैं मेंबर, सर वो मेंबर हो गया। ठीक है। डिफाइन स्पेशल रेजोल्यूशन 4 नंबर का, सर जिसके अंदर 21 दिन का, कम से कम 21 दिन का नोटिस दिया जाए, और उस नोटिस के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन हो कि भाईजान हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना जा रहे हैं, और वो स्पेशल रेजोल्यूशन कहाँ पे पास होगा? जनरल मीटिंग के अंदर। सर जिसके अंदर 3/4 ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन मीटिंग और बाय पर्सन, ठीक है ना, और बाय प्रॉक्सी, और सर थ्रू पोस्टल बैलेट, तो सर वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास, उसकी डेफिनेशन है। ठीक है। अच्छा, स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर 21 दिन से कम का नोटिस दिया जा सकता है अगर सारे मेंबर्स एग्री करें कि भाई 21 दिन का कम का नोटिस चलेगा। सर उसके बाद सी आ रहा है। Randhawa Limited, RL, a manufacturer of dairy milk chocolate, owns 50% of the voting securities of Fauji Limited, FL, having 61 dairy farms. ठीक है। इट मीन्स रंधावा जो है वो फौजी लिमिटेड की क्या है? होल्डिंग कंपनी है। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रंधावा लिमिटेड ऑन द अदर हैंड इज कंट्रोल बाय असलम लिमिटेड। मतलब असलम लिमिटेड जो है वो भी सर रंधावा लिमिटेड के क्या करता है? कंपोजिशन संभालता है। ठीक है ना, कंट्रोल करता है। मतलब असलम लिमिटेड जो है आपकी रंधावा को कंट्रोल कर रही है, और आपकी रंधावा जो है वो फौजी लिमिटेड को कंट्रोल कर रही है। Involved in the business of it. Under the provision of Companies Act, identify the relationship between the companies. सर आपकी जो
असलम लिमिटेड है वो होल्डिंग कंपनी है रंधावा की, और रंधावा जो है वो होल्डिंग कंपनी है फौजी लिमिटेड की। इट मींस असलम इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही है फौजी लिमिटेड को। तो सर असलम जो हो गई वो होल्डिंग कंपनी हो गई फौजी की, फौजी लिमिटेड की। फौजी लिमिटेड सब्सिडी हो गई असलम की, असलम होल्डिंग हो गई फौजी लिमिटेड की। ठीक है, यहाँ तक देखें। अगर कोई सवाल हो तो मुझे बताएं सर। सर आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोस्पेक्टस। सर प्रोस्पेक्टस के लिए पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन अभी भी दोबारा बता रहा हूं कि यार मुझे अगर एक कंपनी को सिक्योरिटीज इशू करनी है, अगर एक कंपनी को सिक्योरिटीज इशू करनी है, सिक्योरिटीज में क्या क्या आ जाता है सर? सिक्योरिटीज में मेरे पास क्या क्या आ जाता है? सिक्योरिटीज में मेरे पास आता है ऑर्डिनरी शेयर। सर ऑर्डिनरी शेयर आ जाता है। सर उसके अलावा क्या आता है सर? मेरे पास आता है प्रेफरेंस शेयर। सर प्रेफरेंस शेयर आता है मेरे पास। सर उसके बाद क्या आता है मेरे पास? सर उसके बाद मेरे पास प्रेफरेंस शेयर के बाद आता है मेरे पास, अल्लाह आपका भला करे सर, डिपेंचर्स। डिपेंचर्स आता है सर आपका। सर टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट आता है। सर बॉन्ड्स आते हैं। ये सारे क्या हैं? ये सिक्योरिटीज हैं। इनको क्या कहा जाता है सर? इनको कहा जाता है सिक्योरिटीज। इनको कहा जाता है सिक्योरिटीज। सर एक कंपनी को जब भी सिक्योरिटीज इशू करनी है, जब भी ऑर्डिनरी शेयर इशू करने हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं, डिपेंचर इशू करने हैं, तो सर वो क्या करेगी? वो ये करेगी कि उसको इशू करने के लिए किसको इशू करने हैं सर? जनरल पब्लिक को। ये बात जरूर याद रखना, किसको इशू करने हैं? जनरल पब्लिक को। किसको इशू करने हैं? जनरल पब्लिक को। तो एक बात बताओ, जनरल पब्लिक को सिर्फ कौन सी कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज ऑफर कर सकती है? जनरल पब्लिक को सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंपनी अपनी सिक्योरिटीज ऑफर कर सकती है सर? पब्लिक कंपनी। सर पब्लिक लिस्टेड कंपनी, पब्लिक पब्लिक कंपनी। सर पब्लिक कंपनी जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी सिक्योरिटीज इशू कर सकती है जनरल पब्लिक को। क्यों प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि प्राइवेट कंपनी को सर मना किया गया है, it restrict the right to offer for its सब्सक्रिप्शन टू जनरल पब्लिक। ठीक है ना? तो इस वजह से नहीं कर सकती। आपकी जो पब्लिक कंपनी है वो कर सकती है। तो इस हिसाब से सर जनरल पब्लिक में हम इशू कर सकते हैं। तो जनरल पब्लिक को सर जब भी मैं इशू करूंगा तो जनरल पब्लिक को क्या चाहिए होगी? इंफॉर्मेशन। क्यों इंफॉर्मेशन? किस तरीके की इंफॉर्मेशन? किस चीज के लिए चाहिए होगी इंफॉर्मेशन सर? उसको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कि यार इनमें मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी तो जब भी इन्वेस्टमेंट करूंगा ना, जब जब भी कहीं आप पैसे लगाओगे, किसी भी चीज में पैसे लगाओगे, किसी भी चीज में पैसे इन्वेस्ट करोगे, वर्ड इन्वेस्टमेंट से क्या मुराद? कि मैं यार पैसे लगा रहा हूं, मैं पैसे इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूं तो बदले में मुझे कुछ मिले, बदले में मुझे कुछ रिटर्न मिले। तो सर आप कहीं पैसे लगाओगे तो चेक करोगे ना यार, एक मेन ऑफ ऑर्डिनरी प्रिंसिपल के हिसाब से आप चेक करोगे ना यार, इसके अंदर जो मैं पैसे लगाऊं तो क्या मुझे पैसे अच्छे मिलेंगे? क्या ये कंपनी सही जा रही है? क्या इस कंपनी का बिजनेस सही चल रहा है? कहीं कंपनी ये लिक्विडेट तो नहीं होने वाली, बंद तो नहीं होने वाली? कहीं कोरोना की वजह से इसके कारोबार पे इफेक्ट तो नहीं पड़ा? तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगी? इंफॉर्मेशन। आपको ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी जो आपको हेल्प आउट कर सके, जो आपको मदद कर सके, जो आपको गाइड कर सके कि वेदर आई हैव टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और नॉट। क्या मुझे ऑर्डिनरी शेयर कर खरीदने चाहिए, प्रेफरेंस शेयर खरीदने चाहिए, डिपेंचर खरीदने चाहिए? क्या इसके ऑर्डिनरी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी? कल मैं मार्केट में सेल करके पैसे कमा सकता हूँ? क्या मुझे डिविडेंड मिलेगा? आप एक अजम्पशन लगा सकेंगे। इसके फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से हैं, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कौन सी है, इसके एसेट्स कितने हैं, इसकी लायबिलिटी कितनी है, इसकी सेल कितनी है, इसके डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो सर ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए कैसे होगी सर? ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको। कौन कौन देगा सर? देगा प्रोस्पेक्टस। सर ये जनरल पब्लिक को सिर्फ और सिर्फ क्यों प्रोस्पेक्ट इशू किया जाता है? अगर एक कंपनी किसी अपने प्राइवेट अरेंजमेंट में इशू कर रही है शेयर, तो सर उनके लिए प्रोस्पेक्टस क्यों नहीं है सर? इस वजह से अगर एक कंपनी, क्या कहा अभी मैंने कहा कि अगर एक कंपनी उसके मेंबर्स हैं, अगर एक कंपनी उसके मेंबर्स हैं जो अभी एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, कौन से मेंबर्स? एग्जिस्टिंग, जो अभी उसके करंटली मेंबर्स हैं,
एग्जिस्टिंग मेंबर्स जो हैं, लेट सपोज सर हैं वो, कोई अल्लाह आपका भला करे, 1000 करंटली जो मेंबर हैं वो हैं आपके 1000 मेंबर्स। अगर कंपनी इनको शेयर इशू करेगी, अगर कंपनी इनको शेयर इशू करेगी या सिक्योरिटीज इशू करेगी, तो मुझे ये बताओ क्या प्रोस्पेक्ट इशू करने की जरूरत है? अगर कंपनी कह रही है कि भाई हम अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ही डिबेंचर इशू करना चाहते हैं, हम अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ही सर हम प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहते हैं, हम ऑर्डिनरी शेयर इशू करना चाहते हैं, तो ये बताओ क्या प्रोस्पेक्ट इशू करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर, प्रोस्पेक्ट इशू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? ठीक है, क्यों नहीं पड़ेगी सर? इस वजह से नहीं पड़ेगी क्योंकि सर इन 1000 मेंबर्स को ऑलरेडी कंपनी की इंफॉर्मेशन होगी, कंपनी क्या करती है, कंपनी का क्या कारोबार है, कंपनी के लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट आया था, कंपनी के करंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं। तो कभी भी प्रोस्पेक्ट इशू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना सर? प्रोस्पेक्ट इशू करने की जरूरत नहीं है जब आप एग्जिस्टिंग मेंबर को शेयर इशू कर रहे हो। सर अगर मैं इस एग्जिस्टिंग मेंबर को बोलूं कि यार आप नहीं खरीदो, आप अपने घर में शेयर इशू करवाओ, आप शेयर नहीं खरीदो, आप अपने घर में शेयर इशू कराओ, मतलब मेंबर्स के जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनके फैमिली मेंबर्स, हम उनको बोलें कि भाई आप क्या करो, अपने फैमिली मेंबर्स को शेयर इशू करवाओ हमारे। इस कंपनी ने कहा, किसको कहा? अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को। इस कंपनी ने कहा अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को कि यार हम जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं करवा रहे, आप क्या करो, अपने फैमिली मेंबर्स को हमारे शेयर्स सिक्योरिटीज इशू करवाएं, ठीक है ना? तो इससे जल्दी हो जाएंगे। तो ये बताओ क्या प्रॉस्पेक्ट इशू करने की जरूरत पड़ेगी? क्या प्रॉस्पेक्ट इशू करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर, इशू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी? क्योंकि सर उनको इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर सकते हैं? सर जो मेंबर्स उनको इशू करवाएंगे, जो मेंबर्स उनको बताएंगे, तो सर उसके अंदर उनको ऑलरेडी वो इंफॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है ना सर? तो वो क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं सर? सबके जवाबात दे रहा हूं, 2 मिनट रुक जाएं, 2 मिनट रुक जाएं, सबके जवाबात दे रहा हूं सर। ठीक सर, अब बात यह है कि प्रोस्पेक्टस का मकसद क्या है? प्रोस्पेक्टस का मकसद बेटा ये है कि अगर एक कंपनी लिस्टेड कंपनी, मेनली लिस्टेड कंपनी, अगर जनरल पब्लिक को सिक्योरिटी इशू करना चाह रही है, तो सिक्योरिटी इशू करने के लिए उसको प्रोस्पेक्टस लाजमी इशू करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जनरल पब्लिक की जो आवाम होती है, लेट सपोज हमारी कराची में कंपनी है, हम लाहौर में शेयर इशू करना चाह रहे हैं, हम पेशावर में शेयर करना चाह रहे हैं, हम सर कश्मीर में शेयर इशू करना चाह रहे हैं, तो सर उन सबको ये तो पता लगेगा ये कंपनी शेयर इशू करने जा रही है, लेकिन ये नहीं पता चल सकेगा कि ये कंपनी करती क्या है। तो सर उनको इन्वेस्टमेंट में हेल्प आउट करने के लिए कि भाई ये कंपनी क्या करती है, जो जो उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, जो उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, वो सारी इंफॉर्मेशन हम प्रोस्पेक्टस के अंदर इंक्लूड करेंगे और उनको इशू करेंगे, जैसे कि सर वो क्या कर सकें, उस बात को, प्रोस्पेक्टस को देख के फैसला कर सकें कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी। इसका मतलब इससे ये कंक्लूड हुआ, ऑन द अदर एंड देखो तो सर अगर मैं जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर रहा, अगर मैं ऐसे बंदों को शेयर इशू कर रहा हूं जो कि ऑलरेडी मुझे जानते हैं, अगर मैं जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर रहा, अगर मैं ऐसे बंदों को शेयर इशू कर रहा हूं जो ऑलरेडी मुझे जानते हैं, तो क्या मुझे प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर, क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे फेमिलर हैं, ऑलरेडी आपको जानते हैं। आपसे अगर वो इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे तो आपकी ऑफिस आके आपसे ले सकते हैं। सर अगर मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अगर एक कंपनी के डायरेक्टर्स अपने फैमिली मेंबर्स को किसी प्राइवेट अरेंजमेंट के थ्रू सर इशू करना चाहते हैं, तो क्या उनको प्रोस्पेक्ट इशू करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर। तो अभी तक कितनी बातें हुई? अभी तक कौन कौन से बंदों को प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? सर अगर कंपनी अपने एग्जिस्टिंग मेंबर को, अगर कंपनी अपने एग्जिस्टिंग मेंबर को शेयर शेयर इशू कर रही है, सिक्योरिटी इशू कर रही है, तो प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कंपनी अपने सर एग्जिस्टिंग मेंबर्स के फैमिली मेंबर्स
ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर्स को इशू कर रही है, तो सर तब भी कंपनी को प्रॉस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर अगर कंपनी सर क्या कर रही है, अगर कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी, अगर कंपनी किसी की सब्सिडी कंपनी है, अगर कंपनी किसी की सब्सिडी कंपनी है, तो इट मींस कंपनी वो क्या बनी, होल्डिंग कंपनी। अगर कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी के मेंबर्स को, अगर कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी के मेंबर्स को शेयर इशू कर रही है, तो भी सर उसको प्रॉस्पेक्ट इशू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कैसे सर, इस बात का क्या मकसद हुआ, हमें समझा दें प्लीज, समझा दें हमें, अभी समझाते हैं। लेट सपोज सर ए लिमिटेड, बी लिमिटेड। सर ए लिमिटेड जो है, ए लिमिटेड जो है वो है, अल्लाह आपका भला करे सर, होल्डिंग कंपनी। बी लिमिटेड जो है वो है सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, ए लिमिटेड जो है वो होल्डिंग कंपनी है और बी लिमिटेड जो है वो सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, अब बात ये है कि ए लिमिटेड जो है उसके मेंबर्स हैं लेट सपोज सर 200। अब ये जो ए लिमिटेड है ये जानती है ए लिमिटेड के मेंबर्स कितने हैं, 200। इन 200 मेंबर को क्या, मुझे ये बताओ, क्या पता होगा कि हमारी ए लिमिटेड जिसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट की है, ये 200 मेंबर किसके हैं सर, 200 मेंबर हैं इसके। 200 मेंबर किसके हैं सर, इसके हैं, ए लिमिटेड के। सर क्या 200 मेंबर को पता होगा कि हमारी कंपनी किसकी होल्डिंग कंपनी है? जी सर बिल्कुल पता होगा। तो ये बताओ कि क्या इनको ये भी पता होगा कि ये बी लिमिटेड क्या करती है? बिल्कुल सर पता होगा। क्या इनको ये भी पता होगा कि बी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? क्यों, बिल्कुल पता होगा। सर क्या इनको ये भी पता होगा कि बी लिमिटेड के पूरे साल में सेल कितनी हुई, सारा कुछ, एसेट कितने, लायबिलिटी कितनी है? सर सब कुछ पता होगा, बिल्कुल सर पता होगा। तो ये बताओ, अगर बी लिमिटेड अपने होल्डिंग कंपनी के, अगर बी लिमिटेड अपनी होल्डिंग कंपनी के सर मेंबर्स को, अपनी होल्डिंग कंपनी के मेंबर्स को शेयर इशू करे या सिक्योरिटी इशू करे, तो क्या प्रॉस्पेक्टस इशू करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर, नहीं करने की जरूरत, सर इशू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दूसरी चीज, अगर सर, अब बात ये है कि तीन बातें हो गई। एग्जिस्टिंग मेंबर को अगर मैं इशू करूं तो भी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। फैमिली मेंबर को अगर मैं इशू करूं, फैमिली मेंबर ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर, तब भी जरूरत नहीं पड़ेगी। होल्डिंग कंपनी ऑफ मेंबर इशू करूं तब भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को अभी मैं पूरा नहीं बता रहा, इस बात को आगे पूरा करने वाला हूं। फिलहाल प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत तक रख रहा हूं, ठीक है ना, बाद में इस वर्डिंग चेंज कर सकता हूं। एक कॉन्सेप्ट बनाने की बुनियाद पे मैं आपके सामने ये वर्डिंग यूज कर रहा हूं, ठीक है ना, इस बात को मैं चेंज कर सकता हूं। सर अगर ये बताओ, अगर ये बताओ मेरे भाइयों, अगर सर अगर एक कंपनी, अगर एक कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है, अच्छा ये बताओ बोनस शेयर होते क्या है? सर अगर एक कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है, तो जब भी उसको क्या होगा सर, जब भी सर उस कंपनी ने सर क्या करना होगा, प्रॉस्पेक्ट इशू करने की जरूरत नहीं है। बोनस शेयर होते क्या है सर? बोनस शेयर ये होते हैं, लेट सपोज हमारी कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड। हमारी कंपनी का क्या नाम है? हमारी कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड। सर एबीसी लिमिटेड के शेयर्स कितने हैं? एबीसी लिमिटेड के मेंबर्स कितने हैं? सर मेंबर्स हैं लेट सपोज 1200। मेंबर्स कितने हैं? 1200। अब कंपनी ने सोचा ड्यूरिंग द ईयर कि यार ये जो मेरे 1200 मेंबर्स हैं, ये जो मेरे 1200 मेंबर्स हैं, इनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इशू करना चाह रहे हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इशू करना चाह रहे हैं। वैसे शेयर इशू करने के बदले में क्या मिलते हैं सर? पैसे मिलते हैं। कितने पैसे मिलते हैं सर? नॉमिनल पैसे मिलते हैं, ₹10। ठीक है, नॉमिनल पैसे मिलते हैं। जब कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इशू करे, किसको शेयर इशू करे? किसको सर? शेयर इशू करे अपने सर एग्जिस्टिंग मेंबर को। इसके अंदर कंपनी क्या कहती है? लेट सपोज इसके अंदर कंपनी कहती है एग्जिस्टिंग मेंबर को इशू करे
इसके अंदर कंपनी कहती है, लेट सपोज कंपनी ने कहा कि जिस मेंबर के पास 10 शेयर हैं, जिस मेंबर के पास 10 शेयर हैं उसको हम 1 शेयर फ्री में देंगे। ऐसे कंपनी कभी कभी ऑफर्स निकालती है। लेट सपोज कंपनी ने कहा जिस मेंबर के पास 5 शेयर है हम उसको 1 शेयर देंगे। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा बोनस शेयर इशू की है कंपनी ने। तो बोनस शेयर, ये बताओ मेन बात ये है कि किसको इशू किए जाते हैं? सर हमेशा एग्जिस्टिंग मेंबर को इशू किए जाते हैं। तो बोनस शेयर इशू करने के लिए क्या मुझे प्रॉस्पेक्ट इशू करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर, बोनस शेयर तो जनरल पब्लिक को इशू ही नहीं किए जाते। तो ये हिसाब किताब है। अच्छा एक बात सर, कभी कभी क्या होता है डिविडेंड नहीं दिया जाता, डिविडेंड के बदले में शेयर्स इंस्टेड ऑफ शेयर्स इंस्टेड ऑफ डिविडेंड, शेयर्स इंस्टेड ऑफ डिविडेंड। कभी कभी क्या होता है शेयर्स दिए जाते हैं सर इंस्टेड ऑफ डिविडेंड। इन दैट केस सर ये क्या हिसाब किताब है? लेट सपोज कंपनी का पूरे साल में, कंपनी का पूरे साल में सर, पूरे कंपनी क्या करना चाह रही थी? कंपनी कह रही थी यार हम पर शेयर कितने पैसे देंगे? हम पर शेयर हम देंगे पूरे साल में, जैसे रिटर्न मिल रहा होता है ना ऑर्डिनरी शेयर पे, राइट होता है, राइट टू रिसीव डिविडेंड। सर कंपनी ने कहा हम हर शेयर होल्डर को 20 रुपए देंगे, हम हर शेयर होल्डर को 20 रुपए देंगे, ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारे 2019 का डिविडेंड है। अब हिसाब किताब ये जो हमारा डिविडेंड है, ठीक है सर, अच्छी बात है। अब कंपनी ने बोला यार मुझे ना कैश की बड़ी जरूरत है, हम क्या करते हैं डिविडेंड नहीं देते हैं, हम कैश नहीं देते हैं, हम इस कैश के बदले में क्या करते हैं शेयर होल्डर को बोलते हैं, शेयर होल्डर को बोलते हैं कि भाई देखो तुम्हें हर एक शेयर पे 20 रुपए मिले ना, तुम्हें हर एक शेयर पे कितने मिले? 20 रुपए मिले। तुम क्या करो, तुम्हें हर एक शेयर पे 20 रुपए मिले ना, तुम हर एक शेयर जितना तुम्हारा डिविडेंड आया है ना, तुम उसके बदले में मुझसे शेयर ले लो। मतलब तुम मुझसे 2 शेयर ले लो, तुम मुझसे कैश ना लो, तुम मुझसे कैश ना लो। जैसे कि मैंने शेयर खरीदे थे 10, एक शेयर पे डिविडेंड कितना आया सर? 20 रुपए। मैंने शेयर खरीदे थे 10, एक शेयर पे डिविडेंड कितना आया? 200 सर, 20 रुपए। तो कितने मेरे बन गए? 200 बन गए। कंपनी ने बोला तुम मुझसे 200 रुपए नहीं लो, मैं तुम्हें 200 के बदले में डिविडेंड दे देती हूँ। तो एक शेयर कितने का है सर? एक शेयर है 10 रुपए का। नॉमिनल कितनी है वैल्यू सर? 10 रुपए। तो सर ये बताओ मुझे कितने शेयर मिलेंगे? सर मुझे शेयर मिलेंगे 20। मुझे 20 शेयर मिले, कंपनी को बदले में क्या मिला? सर कंपनी को बदले में कैश मिले। तो ये बताओ ये भी तो कंपनी ने शेयर इशू किए ना, ये किसके अगेंस्ट किए? सर डिविडेंड के अगेंस्ट किए। डिविडेंड किसको दिया जाता है? डिविडेंड एग्जिस्टिंग मेंबर को दिया जाता है। तो सर वो शेयर जो डिविडेंड के अगेंस्ट दिए जाएं सर, तो सर वो भी, उसके अगेंस्ट भी आपने प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। क्यों इशू करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि सर वो एग्जिस्टिंग मेंबर को दिए जाते हैं। ठीक है। तो सर अच्छा एक और बात ये, इसी बात को कंटिन्यू करते हैं सर। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, लॉ ने बोला अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अब हमारी जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है ना, ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपने सुने होंगे, ठीक है ना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपने सुने होंगे, गवर्नमेंट की तरफ से डिबेंचर इशू किए जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से सर फॉरेन बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं सर, कुछ ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो कि कंट्री वाइज इशू किए जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो बॉन्ड आते हैं। तो ये बताओ वो इशू कौन करता है? सर वो इशू होते हैं थ्रू स्टेट बैंक्स। तो ये बताओ क्या स्टेट बैंक पाकिस्तान के अंदर कोई भी जनरल पब्लिक को बॉन्ड इशू करे तो क्या उसको बताने की जरूरत है, किसी को बताने की जरूरत है कि स्टेट बैंक क्या करता है? नहीं सर, बताने की जरूरत ही नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को तो सब जानते हैं, स्टेट बैंक का क्या कारोबार है, स्टेट बैंक क्या करती है। अगर सर आपको चाहिए भी तो आप गूगल से जाके पता कर सकते हैं, स्टेट बैंक की सारी चीजें सब लोगों को पता है। तो क्या अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटी इशू करे, अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एसबीपी अगर कोई भी सिक्योरिटी इशू करे, तो ये बताओ क्या उसको शेयर प्रोस्पेक्ट इशू करने की जरूरत है? नहीं सर, नहीं है जरूरत। अब इसी बात को कंटिन्यू करते हैं। ये 5 बातें सर,
ये 6 बातें अपने दिमाग में डाल दो। एग्जिस्टिंग मेंबर को शेयर इशू करना है तो प्रॉस्पेक्टस की जरूरत नहीं है। फैमिली मेंबर को इशू करना है ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर तो प्रॉस्पेक्टस की जरूरत नहीं है। होल्डिंग कंपनी के मेंबर्स को अगर शेयर इशू कर रहे हैं तो प्रॉस्पेक्टस की जरूरत नहीं है। बोनस शेयर इशू किया जा रहा है तो प्रॉस्पेक्टस की जरूरत नहीं है। अगर डिविडेंड की बजाय शेयर इशू किए जा रहे हैं तो प्रॉस्पेक्टस की जरूरत नहीं है। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शेयर इशू कर रही है सर, अपनी सिक्योरिटी इशू कर रही है तो सर प्रॉस्पेक्टस की जरूरत नहीं है। अब बात ये प्रॉस्पेक्टस की जरूरत नहीं है, इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। अब होता क्या है, जब भी कंपनी कोई प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, प्रॉस्पेक्टस का मकसद क्या होता है? प्रॉस्पेक्टस मतलब ऐसा कोई नोटिस, ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट, ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट, ऐसा कोई पब्लिक नोटिस, सर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसमें आप ऐसी कोई सर नोटिस, ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट, ऐसा कोई पब्लिक नोटिस जिसमें आप, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसमें आप जनरल पब्लिक को बुला रहे हो, जिसमें आप जनरल पब्लिक को बुला रहे हो, आओ मेरी सिक्योरिटीज खरीद लो, आओ मेरी सिक्योरिटीज खरीद लो। अब बात यह है, इस प्रोस्पेक्टस के अंदर होता क्या क्या है? इस प्रोस्पेक्टस के अंदर सर, इस प्रोस्पेक्टस के अंदर होता है कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। वैसे बता रहा हूं, वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो कि कंपनी की है, उसके साथ साथ ऑफर डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट? ऑफर डॉक्यूमेंट। अब इस ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर अगर एक सिक्योरिटी की ऑफर की जा रही है, लेट सपोज सिक्योरिटी कितनी है? 3, ठीक है ना सर? वैसे तो बहुत सारी है, मैंने आपको कितनी बताई? 3 बताए, नाम तो बहुत सारे बताए सर। शेयर, ऑर्डिनरी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट हो गया, बॉन्ड्स हो गया, टीडीआर हो गया, टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट हो गए। ये सारे एक लोन लेने के तरीके हैं, इन्वेस्टमेंट करने के तरीके हैं। जैसे आगे आगे बढ़ोगे सब कुछ सीखते जाओगे, ठीक है? हिसाब किताब ये है, अगर मैं इस ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर जो कि प्रोस्पेक्टस के अंदर होगा, अगर इसके अंदर मैं एक सिक्योरिटी इशू कर रहा हूं, एक सिक्योरिटी इशू कर रहा हूं, मतलब एक टाइप ऑफ सिक्योरिटी इशू कर रहा हूं, एक टाइप ऑफ, मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ मैं प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाह रहा हूं, मैंने बोला मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाह रहा हूं, तो सर इसको ऑफर डॉक्यूमेंट ही कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? इसको सर, इसको ऑफर डॉक्यूमेंट ही कहा जाएगा। ये किसके अंदर होगा? प्रोस्पेक्टस के अंदर होगा। सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? सर अगर एक ऐसा ऑफर डॉक्यूमेंट जिसके अंदर, एक ऐसा ऑफर डॉक्यूमेंट जिसके अंदर मल्टीपल सिक्योरिटीज, जिसके अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ सिक्योरिटीज इशू की जाए, मल्टीपल टाइप ऑफ सिक्योरिटीज इशू की जाए, जैसे कि इसके अंदर मैं प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर रहा हूं, इसके अंदर मैं ऑर्डिनरी शेयर भी इशू कर रहा हूं, इसके अंदर मैं डिबेंचर भी इशू कर रहा हूं, तो सर इसको बोला जाएगा शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस। ऐसा हो सकता है ना, हम एक ही वक्त में, एक ही वक्त में मल्टीपल टाइप ऑफ सिक्योरिटी इशू करें। हम प्रेफरेंस शेयर भी, हम 10,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, हम 50,000 ऑर्डिनरी शेयर इशू करेंगे, हम 5,000 डिबेंचर इशू करेंगे। एक ही प्रोस्पेक्टस के अंदर हमने ऑफर डॉक्यूमेंट लगा दिया जिसके अंदर मल्टीपल सिक्योरिटीज एक ही वक्त में, हमारी इंफॉर्मेशन लो, जो लेना है ले लो, प्रेफरेंस लो सर, ऑर्डिनरी के लिए सब्सक्राइब करो या डिबेंचर के लिए। अगर मैं एक ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करूं तो उसको ऑफर डॉक्यूमेंट ही कहा जाएगा। लेकिन अगर एक ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर मैं मल्टीपल सिक्योरिटीज सर लोगों को ऑफर कर रहा हूं तो उसको बोला जाएगा शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस मतलब ऐसा ऑफर डॉक्यूमेंट जिसके अंदर मल्टीपल सिक्योरिटीज ऑफर की जाए, ठीक है? अब सर हिसाब किताब ये है, लेट सपोज मैंने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, मैंने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, मैंने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया। अब प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले प्रोसेस ये होता है कि भाई प्रोस्पेक्टस जब कंपनी बना लेती है तो कंपनी जमा करवाती है एसीसीपी को, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाती है। क्यों जमा करवाती है? फॉर अप्रूवल, फॉर अप्रूवल, फॉर अप्रूवल पर्पस। एसीसीपी को क्यों जमा करवाती है? एसीसीपी को इस वजह जमा करवाती है, एसीसीपी तुम क्या करो, तुम भाईजान हमारी ना हमारे जमा किए हुए प्रोस्पेक्टस को अप्रूव करो।
उसके बाद एसीसीपी क्या करेगा, सारी इंफॉर्मेशन जो इस प्रोस्पेक्टस के अंदर है वो सारी इंफॉर्मेशन चेक करेगा कि सही है कि गलत है। उसके बाद क्या होगा, वो प्रोस्पेक्टस कंपनी को अप्रूव करके दे देगी और अप्रूव करके फिर क्या होगा, हम इशू कर सकते हैं। एसीसीपी के अप्रूव करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम सर इशू कर सकते हैं। किसको इशू कर सकते हैं, हम जनरल पब्लिक को इशू कर सकते हैं कि भाई एसीसीपी चेक करेगा सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर सही है, सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर सही है। अब बात यह है, मैं दोबारा रिपीट करूं, अगर एक कंपनी जनरल पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है, ठीक है, अगर सिंगल सिक्योरिटी इशू कर रही है तो ऑफर डॉक्यूमेंट कहलाया जाएगा। अगर एक ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ सिक्योरिटी इशू कर रही है तो उसको शेल्फ सर प्रोस्पेक्टस बोला जाएगा, ठीक है ना। अब बात यह है कि प्रोस्पेक्टस जो होता है सर, वो इशू करने से पहले एसीसीपी को सबमिट करवाया जाता है, एसीसीपी उसको अप्रूव करके देती है। एसीसीपी जैसे उसको अप्रूव करके देती है तो सर आप फिर जनरल पब्लिक को इशू कर सकते हैं। इसका मतलब बिना एसीसीपी के अप्रूवल के मैं सर इशू नहीं कर सकता। एसीसीपी जब अप्रूव करती है तब सारी बातें चेक करती है कि जो इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी ने इंक्लूड की है क्या वो सही है, क्या वो वाकई है, क्या झूठ तो नहीं लिखा। ऐसा तो नहीं है कि सर कंपनी को इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सर ने झूठी बातें लिख दी हो जो कि रियल में हो ही नहीं। अब बात यह है कि अगर सर एक कंपनी है फिर भी प्रोस्पेक्ट इशू करना चाहती है, अगर मैं एग्जिस्टिंग मेंबर को इशू करना चाहता हूं शेयर, उसके बाद भी मैं प्रोस्पेक्ट इशू करना चाहता हूं, तो ये सर अगर एक कंपनी कह रही है नहीं यार हम अपने एग्जिस्टिंग मेंबर को भी शेयर इशू करेंगे तो प्रोस्पेक्ट इशू करेंगे हम। अगर हम अपने फैमिली मेंबर ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर को इशू करना, एग्जिस्टिंग मेंबर के फैमिली मेंबर को शेयर इशू करना चाह रहे हैं, हम प्रोस्पेक्ट इशू करेंगे, हमारा दिल कर रहा है। सर होल्डिंग कंपनी के मेंबर्स को हम शेयर इशू करना चाह रहे हैं, होल्डिंग कंपनी कह रही है नहीं नहीं प्रोस्पेक्ट इशू करो। बोनस शेयर हम इशू करना चाह रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग मेंबर को, मेंबर हमारा कह रहा है यार मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मैं सो रहा था, मैंने तुम लोगों को एक साल से तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं देखी, तुम ऐसा करो मुझे प्रोस्पेक्ट इशू करो तो मैं चेक कर लूं। अगर सर शेयर इंस्टेड ऑफ डिविडेंड, हम डिविडेंड के बजाय हमने शेयर इशू कर दिए, ये जो हमने शेयर इशू किए वो हमें कह रहे हैं कि यार हम आप ऐसा करो प्रोस्पेक्ट इशू करो। सर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर सिक्योरिटीज इशू कर रही है तो इसको कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं नहीं भाई प्रोस्पेक्ट इशू करो। तो ये बताओ क्या इनको एसीसीपी से अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ेगी, क्या इनको एसीसीपी से अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर, इनको एसीसीपी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली सर जब भी प्रोस्पेक्ट इशू किया जाएगा, जब भी प्रोस्पेक्ट इशू किया जाएगा तो किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? एसीसीपी की। लेकिन अगर मैं एग्जिस्टिंग मेंबर को शेयर इशू कर रहा हूं और प्रोस्पेक्ट इशू कर रहा हूं तो अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं हमेशा हमेशा जब भी प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा, जब भी जनरल पब्लिक को शेयर इशू किए जाएंगे, सिक्योरिटी इशू की जाएगी तो प्रोस्पेक्टस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मैं सर वो प्रोस्पेक्ट इशू करने के लिए फिर किसको देना पड़ेगा? सर अप्रूव करवा जाएगा एसीसीपी से। लेकिन सर अगर मैं इन पांच तरीकों से शेयर इशू कर रहा हूं, सिक्योरिटी इशू कर रहा हूं, तो प्रोस्पेक्ट अगर मैं इशू कर रहा हूं तो अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं एग्जिस्टिंग मेंबर को शेयर इशू कर रहा हूं, प्रोस्पेक्ट इशू कर रहा हूं तो अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं एग्जिस्टिंग मेंबर्स के फैमिली मेंबर को इशू कर रहा हूं तो सर अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी एसीसीपी के अप्रूवल की, वैसे ही इशू कर दूंगा। अगर मैं सर डिविडेंड की बजाय डिविडेंड के अगेंस्ट में शेयर इशू कर रहा हूं तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं होल्डिंग कंपनी के मेंबर्स को प्रोस्पेक्ट इशू कर रहा हूं तो अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं बोनस शेयर इशू कर रहा हूं तो अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आ जाओ मेरे बच्चों, यहां से लेके यहां तक रीड कर लो। प्रोस्पेक्टस टर्म्स डिस्कस आप यहां से लेके यहां तक रीड करेंगे सर। उसके बाद आप ये शेल प्रोस्पेक्टस रीड करेंगे सर। उसके बाद आप पर्पस ऑफ द प्रोस्पेक्टस रीड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये जो यहाँ पे जो है सर एक्सेप्शन वेयर अप्रूवल ऑफ एसीसीपी इज नॉट रिक्वायर्ड, आप ये रीड करेंगे, ठीक है। यहां तक आप रीड करेंगे। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं।